हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या कहा गया है? व्हेन टू बॉडीज़, अ हैवी वन एंड अ लाइट वन। हमने दो बॉडीज़ ली हैं, एक का मास ज़्यादा है वो हैवी बॉडी है और दूसरी का मास कम है वो लाइटर बॉडी है। अगर दोनों पर सेम फोर्स लगाई जाती है सेम टाइम के लिए तो क्या होगा? जो हल्की बॉडी होगी, लाइटर बॉडी, इट विल अटेन हायर वेलोसिटी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द हैवियर वन, but momentum gained by both the bodies will be same. As we know, momentum की definition हमने की थी, it is the product of mass and velocity. तो जो लाइटर बॉडी है उसकी स्पीड ज़्यादा है, वेलोसिटी उसकी ज़्यादा है। सो द लिंक बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें देता है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। सो व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? हम इसकी स्टेटमेंट करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स and takes place in the direction in which the force acts. So, if mathematically we want to express, force is directly proportional to change in momentum upon time taken. ये हो गया इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ की मैथमेटिकल प्रूफ है जिसे हम करेंगे। सो सी द नोटबुक। कंसिडर मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू m एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू u। हमने एक बॉडी कंसिडर कर ली, उसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट विल बी m इंटू यू, mu। यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं, वी सपोज अ फोर्स F एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगी? v। देयरफॉर फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू m इंटू v। सो mv। नाउ mv एंड mu, हमारे पास मोमेंटम की वैल्यूज़ आ गई, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी दैट विल बी गिवन बाय, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mu। ठीक है। नेक्स्ट थिंग है टाइम टेकन। टाइम टेकन इज टेकन एज t। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ने क्या कहा? change in momentum upon time taken. So F is directly proportional to change in momentum upon time taken. ये हमने वैल्यू ले ली। अब इसमें से m कॉमन आउट हो गया, so we get F directly proportional to mv minus u by t. But v minus u by t represents change in velocity with time, which is called as acceleration. So we get F is directly proportional to m and v minus u by t की जगह पर हम क्या ले लेंगे? a. So F is equal to, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमें लेना पड़ता है कोई ना कोई कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे किसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के इक्वल करते हैं। सो यहाँ पर हमने कांस्टेंट लिया है k. So F is equal to k into m into a, where k is a constant and the value of k is equal to 1 in SI units. So we get F is equal to m into a. This is the mathematical derivation of Newton's second law, which says force is equal to mass into acceleration. So Newton's second law of motion gives us a relation between force and acceleration that acts on a body. The force that acts on a body produces acceleration in the body, and acceleration produced may be positive or negative. Newton's second law also gives us a method of measuring the force in terms of mass and acceleration. हम मास और एक्सेलरेशन अगर जानते हैं तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, a इज इक्वल टू एफ बाई एम। अगर हम m को इस साइड ले जाएं तो a इज इक्वल टू एफ बाई एम आ जाएगा। इससे क्या होता है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। जो क्वांटिटी नीचे है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी और जो क्वांटिटी न्यूमरेटर में है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं। इफ़ ये क्वेश्चन है, इन्हें हम अंडरलाइन करेंगे।
इफ़ द मास ऑफ ए बॉडी इज़ डबल्ड इट्स एक्सेलरेशन विल बी हाफ्ड। अगर मास को डबल करते हैं एक्सेलरेशन पर क्या अफेक्ट होगा, वो हाफ हो जाएगी। एंड इफ़ द मास ऑफ बॉडी इज़ हाफ तो एक्सेलरेशन विल गेट डबल्ड। So since acceleration produced is inversely proportional to mass of the body, therefore it is very easy to move lighter bodies। जिनके मास कम होंगे उनकी एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी, उन्हें एक्सीलरेट करना ईजी होगा, और कंपैरेटिवली जिनके मास ज़्यादा होंगे उन्हें एक्सीलरेशन करना डिफ़िकल्ट होगा। सो नेक्स्ट इज़ इफ़ SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, तो हम उसे लिखते हैं कैपिटल N से। A Newton is that force which, when acting on a body of mass 1 kilogram, produces an acceleration of 1 meter per second square in it. If question is define 1 Newton, तो एक न्यूटन क्या है? न्यूटन वो फोर्स है जब वो एक बॉडी पर एक्ट करती है और बॉडी का मास 1 किलोग्राम हो तो बॉडी में एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होती है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर फोर्स लेते हैं 1 न्यूटन और मास लेते हैं 1 किलोग्राम और हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स कितनी होती है तो हमें क्या करना है, मान लो हम एक ले लेते हैं 100 ग्राम का वेट अपने हाथ के ऊपर। अपने हाथ पर 100 ग्राम का वेट ले लो और जितनी आपको अपने हाथ पर फोर्स एक्सर्ट होती महसूस होगी दैट इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन। अब हम देखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो न्यूटन सेकेंड लॉ का ही स्पेशल केस है। ये कैसे? अगर बॉडी पर जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो ज़ीरो होगी तो अपने आप जो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी होगी वो भी ज़ीरो होगी, जिससे बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जब तक एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी। सो न्यूटन सेकेंड लॉ हमें एक रिलेशन देता है बिटवीन फोर्स ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। सो हमारे पास फॉर्मूला है F इज़ इक्वल टू M इंटू A। इसे आपने याद कर लेना है न्यूमेरिकल्स के लिए। दूसरी चीज़ हमने की है कि अगर एक्सेलरेशन के साथ माइनस साइन आता है तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ एक्टिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू मोशन ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन बॉडी की मोशन की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। उसी तरह से अगर न्यूमेरिकल्स में हमारे पास फोर्स के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है तो इसका क्या मतलब है? इट विल इंडिकेट दैट फोर्स इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी इज मूविंग। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द बॉडी। अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स लिंक टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इन सारी एग्जाम्पल्स में what we see a technique or arrangement to reduce the momentum of a fast moving body more gently by allowing more time to stop it so that injury can be prevented or reduced। हमने देखा था कि फास्ट मूविंग बॉल की मोमेंटम की वजह से कई बार प्लेयर के हैंड्स को चोट लग जाती है, तो मोमेंटम को रिड्यूस किया जाए किसी न किसी टेक्निक से ताकि चोट ना लगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है, A cricket player moves his hands backwards on catching a fast cricket ball। आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते वक्त जो प्लेयर हैं बॉल को कैच करते वक्त अपने हाथ पीछे लेकर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? A fast moving cricket ball has a large momentum। In stopping this cricket ball, its momentum has to be reduced to 0। तो जो बॉल है क्रिकेट की वो फास्टली मूव होती है। एक तो उसकी मास बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इन टर्न मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये बॉल आकर उसके हाथों से टकराएगी तो उसके हाथ को इंजरी हो सकती है। तो क्या किया जाता है? क्रिकेट प्लेयर मूव्स बैक हिज हैंड्स ऑन कैचिंग द फास्ट बॉल एंड टाइम टेकन टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ बॉल टू 0 इज़ इंक्रीज। तो वो टाइम स्पैन इंक्रीज़ कर लेता है। तो टाइम स्पैन इंक्रीज़ होने की वजह से जब तक बॉल उसके हाथों तक पहुंचती है उसकी मोमेंटम रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से उसके हैंड्स हर्ट होने से बच जाते हैं। और अगर वो अचानक से बॉल तेज़ आती हुई बॉल को रोकेगा तो वो उसके हाथों पर चोट लगने की संभावना ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द केस ऑफ अ हाई जंपर। During athletics meet, a high jumping athlete is provided either a cushion or a heap of sand on ground to fall upon.
जब भी आप देखें लॉन्ग जंप के लिए अरेंजमेंट किया होता है, नीचे मिट्टी को सॉफ्ट किया जाता है खोदकर। ऐसा क्यों किया जाता है? टू सॉफ्टन द ग्राउंड। ये ग्राउंड अगर सॉफ्ट होगा तो एथलीट जब तक ग्राउंड पर गिरेगा वो टाइम स्पैन इंक्रीज हो जाएगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एथलीट इज लेस ड्यू टू विच अ स्मॉलर स्टॉपिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द एथलीट एंड एथलीट डज नॉट गेट हर्ट। पर अगर वही एथलीट डायरेक्टली किसी हाइट से ग्राउंड पर गिरता है तो मोमेंटम को रिड्यूस होने में बहुत थोड़ा समय लगेगा, जिसकी वजह से एथलीट को चोट लग सकती है। तो ग्राउंड को सॉफ्ट किया जाता है सो दैट जो टाइम स्पैन एथलीट को लगना है ग्राउंड तक पहुंचने में उसे इंक्रीज किया जा सके। लास्ट एग्जाम्पल इज why all the cars are provided with seat belts for passengers to prevent injuries। सारी ही कार्स में सीट बेल्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सीट बेल्ट का क्या फंक्शन होता है? जब एक फास्ट मूविंग कार अचानक से रुक जाती है किसी चीज़ के आने की वजह से या ब्रेक लगने की वजह से, तो जो पैसेंजर्स होते हैं उन्हें आगे को जर्क लगता है और वो अगर उन्होंने सीट बेल्ट ना लगाई हो तो द पैसेंजर्स कैन crash against the dashboard due to the sudden stop of the car. So slightly stretchable seat belts worn by the passengers of the car increase the time taken by the passengers to fall forward। सीट बेल्ट लगी हो तो जो टाइम है पैसेंजर और डैशबोर्ड पर क्रैश होने में वो टाइम स्पैन थोड़ा इंक्रीज हो जाता है और पैसेंजर कम टकराने के चांसेस होते हैं। So it is obvious that seat belts reduce the passenger's momentum more gently and hence prevent injuries।